अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमांजू। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन और ये अभी जनवरी 2024 का पेपर है, पेपर फर्स्ट है। इसके 30 क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, while participating in a sport competition in class, Tanuj tell his friend that he will participate in javelin थ्रो या भाला फेंकना वो इस गेम में लेंगे। एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड गर्ल कैन नॉट थ्रो जेवलिन। दिस डिपिक्ट, अब ये क्या दर्शा रहा है कि पार्टिसिपेट गर्ल्स इसमें करेंगे, बॉयज इसमें करेंगे, तो ये स्टेरियोटाइपिंग है ना। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये किस चीज को बता रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को बता रहा है। जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं है, इक्विटी भी नहीं है, इक्वालिटी भी नहीं है, ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while divergent thinking एंड कन्वर्जन थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जन थिंकिंग पे क्वेश्चन है। तो देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, जहां बच्चा मल्टीपल वे में सोचता है, और कन्वर्जन थिंकिंग का क्या है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है या एक फिक्स्ड आंसर की तरफ जब बच्चा जाता है। इनकरेज मल्टीपल आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको तो करेगा। एंड कन्वर्जन थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल राइट है कि हिंदी में भी देख लीजिए कि कई उत्तरों को लेकर ये चलेगा और वहां पे एक ही सही समाधान की तरफ बच्चा जाएगा। तो ये राइट हो गया। इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन पे ये डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। एंड प्रमोट वर्बल एबिलिटी, तो ये कैंसिल हो गया। प्रमोट वर्बल एबिलिटी और प्रमोट मैथमेटिकल एबिलिटी, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गए। फर्स्ट हमको वैसे ही आंसर मिल गया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो मल्टीपल वे में बच्चे को लेकर आता है। एक बच्चा अपने तौर पर अलग अलग तरह से आंसर लेता है, अलग अलग तरह से सोचता है, लॉजिक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। कि इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से इनमें से कौन सी बात है जो करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स, इंक्लूसिव टीचिंग के मीनिंग ये है कि टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड। तो ये सही बात है कि हम किसी भी चीज को इसमें से विड्रॉ नहीं करते हैं, है ना, विड्रॉ नहीं करते हैं, मीट नहीं करते हैं, तो ये तो राइट है। ठीक है, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स inclusive teaching means adopting pedagogies that support need of all learners। तो ये भी राइट है कि हम बच्चों की नीड के हिसाब से टीचर पेडागोजी को लेंगा और टीचिंग करेंगा, टीचिंग होंगी। इन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अकोमोडेट करते हैं डिफरेंस लर्निंग स्टाइल्स को और प्रमोट किसे करेंगे, कोलैबोरेशन को। तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा हमारा राइट। और नेक्स्ट है, इन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट पे नहीं होता है। ये फ्लेक्सिबल करिकुलम को रखा जाता है और स्टैंडर्ड असेसमेंट पे नहीं होगा। तो ये भी यहाँ से निगेटिव बात होके कैंसिल हो गई। तो फिर अब आंसर हमारा क्या होगा, जो पूछा गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो वो होंगी ये ऑप्शन नंबर 4। असर्शन है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। कि अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, यानी कि जो उनकी पीरियर नॉलेज है उसकी बेस पे बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ये सही बात है।
प्रीवियस नॉलेज का यूज करता है बच्चा, है ना, और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। देखो जो पहले से जानते हैं, है ना, उसके आधार पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब रीजन कहा गया है कि फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विथ प्रीवियस नॉलेज हेल्प करेंगी लर्नर को, हेल्प लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। ये तो सही करेंगी कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज से लिंक करेगा न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो उसके मीनिंगफुली उसको लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए वो चीज़ बच्चे की हेल्प करेंगी, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर दोनों ही राइट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट मिल गया हमको। नेक्स्ट है असर्शन दिया गया है, असर्शन है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस टू कल्चर। तो सही बात है कि अलग अलग कल्चर में जब बच्चे रहते हैं, अब हम हैं, अब सारे लोग जब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो सारे डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, है ना, कि बचपन में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अब रीजन क्या बोल रहे हैं कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट के बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, जो उसका विकास होता है, नशोनुमा होती है, तो वो यूनिवर्सल नहीं होती है, फिक्स रेट में तो नहीं चलती और ना ही यूनिवर्सल है ये। तो ये क्या हो गया, यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो यहाँ क्या होगा, ए राइट है यहाँ पे, और जो आर है तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, ना उससे लिंक कर रहा, तो आर यहाँ पे फॉल्स है और ए क्या है, राइट है। तो बोथ वाली चीज यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगी। ए इज ट्रू बट आर क्या है, फॉल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistence, effort and improved performance? तो देखिए जब भी एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करते हैं हम, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, है ना, तो यहाँ पे फेलर और सक्सेस दोनों की बात होती है। इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलर और सक्सेस, इंटरनल कैसे, अब देखिए अगर कोई बच्चा है और अगर उसके मार्क्स कम आते हैं और उसने उतनी स्टडी नहीं किया, तो वो खुद बोलेगा कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती थी और मैं इतने मार्क्स नहीं ला सका, है ना। या तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम एक्सटर्नल फैक्टर पे करेंगे कि नहीं टीचर ने पेपर हार्ड किए थे, या उस दिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, उस दिन तो मैं बीमार था, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें, एक चीज़ होती है कि हम खुद वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू ना करें इसके लिए खुद मोटिवेट होते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं, और एक ऐसी चीज़ होती है जहां हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं और उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर आंसर हमारा इसका क्या रहेगा, देखिए जब एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो रहेंगी वो रहती है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलर एज वेल एज सक्सेस, एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलर नहीं है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलर नहीं है, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलर एज वेल एज सक्सेस। तो ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दोनों होगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? इनमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का के लिए कौन सी चीज राइट होंगी या कौन सा प्रिंसिपल इस पे वर्क करता है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, यहीं से निगेटिव बात हो गई, है ना, कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं होंगी, तो यहाँ से ही हम कट कर देंगे। इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, ये यहाँ से रॉन्ग हो गया।
स्टूडेंट शुड बी पैसिव पार्टिसिपेंट रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर। तो ऐसे तो नहीं होते हैं कि बच्चे पैसिवली सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, हम तो यहाँ एक्टिव करते है ना, एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट भी करें और नॉलेज को गेन भी करें। तो यहाँ से ये निगेटिव पॉइंट हो गया पैसिव रेसिपिएंट से। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, तो ये तो रहेगा कि जो लर्निंग रहेंगी वो ऑथेंटिक टास्क पे बेस्ड रहेंगी, ये पॉइंट है। 4 देख लेते हैं, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, नहीं फ्लेक्सिबल होगा। तो जो करिकुलम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन क्या है हमारा, 3rd राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक लगाना, थिंकिंग, रिकॉल करना, रिटेन करना, ये सारा का सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लेंगे हम, कॉग्निशन से। सोशल डेवलपमेंट आंसर नहीं है, मॉरल भी नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और मोटर भी नहीं है। तो आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है Vygotsky proposed that dash is important for self-regulation in children। सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन क्या है कि इनर साइलेंट स्पीच, के बच्चा क्या करता है 7 ईयर की एज में अपने मन ही मन में जब बात करता है। तो वाइगोत्स्की ने 3 फॉर्म बताए थे स्पीच के, प्राइवेट स्पीच की जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हम करते हैं, और एक उसमें थी सेल्फ रेगुलेशन इनर साइलेंट स्पीच थी, और एक सोशल स्पीच है। Vygotsky proposed that dash is important for self regulation। तो डिस इक्विलिब्रेशन इनका कंसेप्ट भी नहीं है, एडेप्टेशन भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये पियाजे के टर्म्स है। इनर स्पीच ये होगा हमारा आंसर, इनर स्पीच या इनर साइलेंट स्पीच। और बच्चा कब स्टार्ट करता है 7 ईयर की एज से। तो आंसर होगा क्या, निजी वाक्य। नेक्स्ट है 10, असर्शन दिया गया है यहाँ पर, इन लॉरेंस कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रंस मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequences of act to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changes। अब देखो इसके हिसाब से लॉरेंस कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके हिसाब से बच्चे क्या करते हैं कि कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से ये भी समझते हैं कि जो कानून है वगैरह है वो फ्लेक्सिबल है, इसमें बदलाव ला सकते हैं, और ये जो नियम कानून वगैरह है ना वो बदलते भी है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है, ये असर्शन राइट है। अब इसका हम रीजन देख लेते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। सही बात है कि स्टेज के हिसाब से ये बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस करती जाती है। उन्होंने 3 लेवल दिए थे और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस थे, तो स्टेजेस के साथ ये आगे बढ़ती जाती है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे ए राइट है, आर भी राइट है, और जो आर है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक। के गार्डनर की थ्योरी के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज मैच करेंगी, हमको वो देखना है। इंट्रापर्सनल यानी कि स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर, क्या ये मैच कर रहा है क्या, तो नहीं, ये मैच कहाँ करता था, ये इंटरपर्सनल में करता था। इंट्रापर्सनल में हम अपने खुद की फीलिंग को, अपने खुद के एक्ट को, अपने खुद के थॉट को देखते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटी ये नहीं होगा। अगर हम लॉजिक की बात कर रहे हैं तो फिर ये कैनेस्टिक
उसमें इंटेलिजेंस में चला गया उसका, तो ये यहाँ से कट हो गया। म्यूजिकल में है परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लिए ये राइट पैर हमको मिल गया। स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ड, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि नेचुरल वर्ड के हिसाब से बात करें तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में जाएगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, संगीत में, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, Which of the following statement is not correct about learning, के लर्निंग को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लर्निंग डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, तो ये तो है। लर्निंग इम्प्लाई रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर कंसेप्चुअल स्कीम, ये भी है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, ये भी है। एंड लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये नहीं है। तो यही होगा फिर हमारा आंसर। देखिए, लर्निंग डिपेंड ऑन लर्नर प्रीवियस नॉलेज, तो ये बिल्कुल सही है कि जो लर्निंग है वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पर भी डिपेंड करती है और लिंक भी करता है बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी न्यू नॉलेज के साथ, इसलिए वो राइट था। लर्निंग इम्प्लाइज रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर कंसेप्चुअल स्कीम, तो ये भी राइट है कि बच्चा क्या करता है अपनी प्रीवियस नॉलेज से ना लिंक करता है और उसको अप्लाई करता है। एंड लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सही बात है कि सोशली बच्चा क्या करता है, सीखता है ना, कि बच्चा सामाजिक क्रिया के द्वारा क्या करता है, अपनी लर्निंग को करता है, लर्निंग करता है, सीखता है, तो ये भी राइट है। अब लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, तो लर्निंग प्रोडक्ट नहीं, लर्निंग स्किल है और जो एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो 2023 का जो अगस्त का पेपर था, तो उसमें क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज 1 का लास्ट क्वेश्चन जो था तो वो ये था कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें उर्दू के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, किस चीज को बढ़ावा देती है ये, फोस्टर्ड यानी कि बढ़ावा देना, किस चीज को बढ़ावा देंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जाहिर बात है फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा कन्वर्जन थिंकिंग, तो इसी को देंगी, कन्वर्जन थिंकिंग को बढ़ावा देंगी। पैसिव इमिटेशन को बिल्कुल भी नहीं, फंक्शनल फिक्सनेस को तो नहीं, एंड ना ही रिस्पॉन्स सेट को देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस चीज को फोस्टर करेंगी, कन्वर्जन थिंकिंग को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब सेकेंड लेवल की हम बात करते हैं और वहाँ पे थर्ड स्टेज की बात करते हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली इमेज पे जब बच्चा आ जाता है तो वो इसका आंसर होगा। एट द फर्स्ट स्टेज, इन द फर्स्ट लेवल नहीं, फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज तो नहीं है, क्योंकि वो कौन सी है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, तो वो नहीं है। यहाँ पे बच्चा सेल्फ सेंटर, सेल्फ बेनिफिट की बात कर रहा है, और सेल्फ बेनिफिट की बच्चा बात करता है टिक फॉर टैट वाली स्टेज में, है ना, तो वो होंगे गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज में। नहीं सॉरी, टिक फॉर टैट वाली बात नहीं कर रहा है बच्चा यहाँ पे, ओन बेनिफिट एंड डूइंग समथिंग, कि बच्चा अपना ओन बेनिफिट देखता है और फिर कोई चीज को करता है, तो वो टिक फॉर टैट वाली स्टेज की बात है ये यहाँ पे। सॉरी, मैंने आपको लेवल शायद सेकंड बोली है ना, लेवल सेकंड नहीं, लेवल फर्स्ट है। यहाँ देखिए, लेवल फर्स्ट, इसके 2 स्टेजेस है, एक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड जो नहीं है, एक है टिक फॉर टैट, यहाँ पर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेड, तो ये वाली स्टेज है जहाँ पे बच्चा अपना सेल्फ बेनिफिट देखता है, तो आंसर होगा इसका लेवल फर्स्ट की सेकेंड स्टेज, है ना। एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल,
पहले स्तर के दूसरे चरण में। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सेल्फ बेनिफिट की बात हो रही जहां पर। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड। अब डिसएडवांटेज ग्रुप से अगर बच्चे आते हैं, है ना, तो उनके लिए कौन सी चीज यहाँ पर होना चाहिए, कौन सी करेंगे, तो अवेयरनेस करेंगे तो सही, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स द डाइवर्स ट्रेडिशंस के बच्चे को क्या करेंगे, अवेयर कराएंगे हम यहाँ पर, है ना, यहाँ पे बच्चे को जागरूक कराएंगे और यहाँ पर हम क्या कराएंगे कि वो जो डाइवर्स ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं ना, उसको लेकर भी, वो चीज़ को लेकर भी उनको अवेयर कराएंगे और सेंसिटाइजेशन बच्चे का करेंगे। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। एविडेंसिंग एंड इनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टेरियोटाइपिंग नहीं करना है, इसलिए ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आइसोलेशन नहीं करते, आइसोलेट इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। सेम एबिलिटी यहाँ पे आगे कैंसिल होने वाला है, ये ऑप्शन निगेटिव बात हो गई। तो सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, एक तो सेम एबिलिटी की बेस पे उल्टा ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी यहाँ पे इफेक्टिव फीडबैक अगर आप दे रहे हैं बच्चे को, तो देखिए इट इज गिवन ओनली, निगेटिव हो गया। एट द एंड ऑफ द टास्क, सिर्फ एंड ऑफ द टास्क पे देंगे क्या हम, नहीं। इट इज ब्रॉड एंड जेनेरिक, कैंसिल हो गया। इट इज ओनली, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फोकस्ड ऑन द आउटकम्स। इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, ये बिल्कुल सही है कि सही टाइम पे और जहां जरूरत है वहां टीचर फीडबैक देगा, कि जहां जरूरत है वो टाइम पे उसे देना है, एक स्पेसिफिक वे में, जहां एक स्पेसिफिक चीज को बच्चे को बताना है वहां वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट इन इन्फेंसी। अब देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल की अगर हम बात करें, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर, तो बच्चे के इन्फेंसी में बॉडी पार्ट्स भी बहुत फास्ट ग्रो हो जाते हैं, हैंड और फीट के अलावा, प्लस ग्रॉस मोटर एक्टिविटी बच्चा करता है पहले और फाइन की तरफ फिर जाता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल के हिसाब से देखिए, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड एंड फीट। तो ये बिल्कुल राइट हो गया कि जो अंग है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल से। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, नहीं, ये सेफेलोकॉर्डल है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर रैपिडली, तो यहाँ पे इन्फेंसी की बात हो रही, बर्थ टू 2 ईयर की बात हो रही, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं आता। फिजिकल डेवलपमेंट अकर रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर, नहीं, ग्रॉस मोटर, अभी मैंने आपको बोली, तो ग्रॉस मोटर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है असर्शन, स्कूल करिकुलम शुड गिवन रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू ऑफ लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। तो सही बात है, स्कूल ने क्या करना है, स्पेस तो देना है ना, देना चाहिए, तो देना चाहिए। स्कूल करिकुलम शुड गिव्स रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, है ना, उसको स्पेस, बच्चे को कि संस्कृति का जो ज्ञान है उसके हिसाब से स्थान उसको देना चाहिए, ये राइट हो गया। सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलेट लर्निंग, लर्निंग में फैसिलेट करेंगी, तो वो फैसिलेट भी करेंगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि क्यों हम उसके कल्चर नॉलेज को स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि वो फैसिलेट करेंगे लर्निंग में, तो रीजन भी उसका राइट हो गया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर क्या है, उसका राइट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज टू अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सी चीज है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हिसाब से नहीं है? An assessment given at the beginning of a new concept to determine students superior knowledge, ठीक है, superior knowledge बच्चे की चेक कर लेंगे, यहाँ पे ये राइट है. And assessment given during the class to provide ongoing feedback to student and teacher, ongoing feedback कि कंटिन्यू इस टीचर की टीचिंग भी चल रही है, असेस भी कर रहे हैं आप और फीडबैक भी बच्चे को दे रहे हैं, ये भी राइट हो गया. An assessment task that is helpful to comparing student as पर स्टैंडर्ड सेट फॉर क्राइटेरिया. अब देखिए यहाँ पर ना निगेटिव बात हो गई कि जो टास्क आप देंगे वो हेल्पफुल रहेगा कि कंपेयर करना है स्टूडेंट को. तो देखिए हमको कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है और स्टैंडर्ड सेट कर रहे, एक क्राइटेरिया सेट कर रहे और कंपेयर भी कर रहे बच्चे को, तो यहाँ से निगेटिव बात होने से ये कैंसिल हो गया और यही होगा फिर हमारा आंसर. असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन इन स्टूडेंट लर्निंग, तो ये भी राइट है कि बच्चे को अगर मिसकंसेप्शन है लर्निंग में तो उसे देखने के लिए हम असेस कर रहे हैं कहाँ मिसकंसेप्शन है ये जानने के लिए, तो ये भी राइट होगा. तो आंसर क्या मिला हमें? ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, इनमें से कौन सी चीज डिसलेक्सिया से रिलेट करती? डिसलेक्सिया फोनिकल जो डिसऑर्डर होता है बच्चे का, कि बच्चा, और यहाँ पे हम खास तौर पे रीडिंग डिसऑर्डर में ले लेते हैं, साउंड रिकॉग्निशन में भी जाएंगे ये. तो डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस है, फोनोलॉजिकल प्रोसेस है ये ध्वनि का. डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है और डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस भी नहीं है. क्या है? डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग. नेक्स्ट है which of the following type of question can help assess a student ability to evaluate information critically. अब इनमें से कौन सी चीज है जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, अब कौन सी चीज है या कौन से क्वेश्चन है जो बच्चों आप इवेलुएट करेंगे इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, के बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाने के लिए? ऐसे क्वेश्चन जिस पे बच्चे सोचेंगे, सोच कर बोलेंगे. क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ टर्म, तो ये प्रमोट करेंगे क्या? नहीं, कि ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल कैसे हो, ऐसे वो प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, तो ये नहीं होगा. क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, ये बिल्कुल राइट है कि जब हम पर्सनल ओपिनियन पे बोलने के लिए मौका देंगे तो ये राइट हो जाएगा. क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, तो इस पे नहीं. एंड क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ समरी ऑफ द टेक्स्ट, तो ये भी नहीं. जहाँ पे आप बच्चों को उनकी ओपिनियन के बारे में पूछते हैं तो ये जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चों के लिए. नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट इज डैश कंडीशन वाइल डिसएबिलिटी इज डैश कंडीशन. तो इम्पेयरमेंट ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकली होती है. तो इम्पेयरमेंट क्या है? बायोलॉजिकल कंडीशन होती है. वाइल डिसएबिलिटी क्या है? ये ऑप्शन देख लेते हैं, फंक्शनल रहेंगी. इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल है, यहाँ ऑपरेटिव से कैंसिल हो गया. फंक्शनल तो डिसएबिलिटी है इसलिए कैंसिल हो गया, सोशल कैंसिल. तो आंसर क्या है कि इम्पेयरमेंट ये बायोलॉजिकल कंडीशन है, वाइल डिसएबिलिटी क्या है? फंक्शनल कंडीशन है. तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा. Which of the following aptly define relationship between cognition and emotion? Cognition और emotion को लेके इनमें से कौन सा कथन राइट होगा? Cognition and emotions are two independent system नहीं है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये डिपेंडेंट है. Emotion and cognition are interdependent on each other, तो ये बिल्कुल राइट है. ये कैसे है? आपस में डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. इमोशन का कॉग्निशन पे असर होता है, कॉग्निशन का इमोशन पे होता है, तो ये डिपेंडेंट है. कॉग्निशन इन्फ्लुएंस्ड इमोशन, ये राइट है.
बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये गलत है कि इमोशन का कॉग्निशन पे असर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा ना, फिर रिवर्स ट्रू नहीं है बोले। इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बिल्कुल, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इमोशन और कॉग्निशन दोनों भी इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे असर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलेट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है प्राइमरी क्लासेस में, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार फैसिलेट करेगा। When teacher use concrete example to refer to abstract concept, तो ये एक राइट हो गया है ना, कि टीचर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल को यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट चीज को बताने के लिए, ये राइट है। When teacher stress upon, स्ट्रेस यहाँ से निगेटिव बात हो गई, and enforce द यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। अब बच्चा प्राइमरी लेवल पे कैसे फॉर्मल लैंग्वेज करेगा, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। When teacher ignore, यहाँ से फिर रॉन्ग हो गई बात, इग्नोर करेगा। एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, कैंसल हो गया। व्हेन टीचर बिगिंग फ्रॉम साइन एंड सिंबॉलिक, कि टीचर साइन और सिंबॉलिक यूज कर रहा है रेदर देन द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब देखिए बच्चा प्राइमरी क्लास में है, तो बच्चे को जाहिर बात है कॉन्क्रीट मटेरियल या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स बच्चे को देना पड़ेंगे, तभी कहीं जा कि उसको समझ में आएगा। तो टीचर का काम क्या है कि वो क्या करे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि यूज करे कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, किस चीज के लिए, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि क्या, कि जहाँ पे हम अपने दिल से कोई चीज करना चाहते हैं और हमको खुशी होती, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हम पे फोर्स नहीं करता। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से आता है अगर मोटिवेशन, तो वो कभी भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, हाँ कि हमारा पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए है, तो सही है, ये राइट हो गया। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन विथ अदर, ये एक्सटर्नल हो गया। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, ये भी एक्सटर्नल हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि जो इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हम है ना, व्यक्तिगत आनंद से जो होता है, तो वो होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। अब इनमें से कौन सा स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल होगा। थिंकिंग अलाउड, ठीक है कि बोलकर सोचो, स्कैप फोल्डिंग हो गया। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल आप बच्चे को दो, आप टीचर हेल्प कर सकता है। प्रोम एंड क्लू, ये दे दो कि एक अदर हेल्प इस तरह से प्रोवाइड कर दो हिंट के थ्रू, तो वो भी सही हो जाएंगी। रोट रिहर्सल बिल्कुल भी नहीं, ये निगेटिव हो गया। क्वेश्चंस, टीचर क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये भी सही है स्कैप फोल्डिंग के लिए। तो आंसर होगा हमारा ई ऑप्शन, यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल। ये अभी हमने देखे थे, एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही हमने इस पे देख लिए, और यही बात आई थी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल्स की जब बात होती है तो बच्चा ग्रॉस स्किल को पहले करता है और फिर फाइन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, तो दिस इंडिकेट दैट डेवलपमेंट कैसी है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल। एनार्किक, बेनज़मी के साथ, यानी कि अराजिक नहीं है, यानी कि बदनज़मी के साथ इधर उधर ऐसी नहीं है। लीनियर तो नहीं है, डेवलपमेंट कैसी होती है, स्पाइरल, तो लीनियर भी नहीं है। सेफेलोकॉर्डल, हेड टू टो नहीं है, यह है प्रॉक्सिमो डिस्टल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो अलग करती है किस चीज़ को, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग एंड प्री ऑपरेशनल थिंकिंग।
तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस ये तो नहीं करेगा। हाइपोथेटिकल रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा करता है। डिसेंटरिंग ये बच्चा करता है। ये चीज क्या करेंगी, ये दोनों भी थिंकिंग में फर्क करेंगी यहाँ से, ये इस दोनों स्टेजेस में। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में आता है और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो डिसेंटरिंग हो जाएगा जहाँ पे बच्चा क्या करता है कि मल्टीपल वे देखता है किसी भी सिचुएशन के, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी सिचुएशन को एक अलग अलग तरह से जब देखता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग थिंग फ्रॉम अदर साइड के, अदर साइड से भी बच्चा क्या करता है, वो चीज़ों को समझता है या सोचता है, तो वो होता है डिसेंटरिंग। तो ये अलग करेंगी बात वहां पर। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru said that the rope deliberately got her out। अब ये बोल रही है कि वो जो रस्सी रोप थी तो उसने जानबूझकर उसे आउट कर दिया है। एट व्हाट स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजन लाइक दिस। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे करते हैं एनिमिज्म के, एक तो ये प्री ऑपरेशन स्टेज में है और एनिमिस्टिक थिंकिंग जहाँ पे आती है कि बेजान चीज को जानदार भी समझते हैं। और इसने क्या कहा कि वो रस्सी की वजह से, वो जो रोप है उसकी वजह से क्या हो गया, उसने उस रोप ने जानबूझकर उसे आउट करवाया। एनिमिस्टिक थिंकिंग की यहाँ बात हो रही। और एनिमिस्टिक थॉट, एनिमिस्टिक थिंकिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है जीन पियाजे के। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज नहीं है, सेंसरी मोटर भी नहीं है, ना ही फॉर्मल है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट। अब सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर व्यूज इनमें से देखें हम कि कौन सा होगा जो लर्निंग को एडवोकेट करेगा, वो है कि लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर। तो ये बिल्कुल निगेटिव बात हो गई। एक्टिवली करेगा बच्चा तो निगेटिव बात हो गई। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही है, ये वाला राइट आंसर रहेगा। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग, निगेटिव बात हो गया। एंड एक्सप्लेनिंग, यहाँ से निगेटिव चीज हो गई तो कैंसल हो गया। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। तो सिर्फ रिकॉल और रिहर्सल से इफेक्टिव लर्निंग होंगी, यहाँ से ये कैंसल हो गया। तो तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक्टिवली बच्चा क्या करेगा, लर्निंग करेगा या सीखेगा। तो अभी ये पूरे हमने 30 क्वेश्चंस देखे थे 2024 के पेपर के। सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है जुलाई 2024 के लिए। पेड बैच रहेंगे जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के ही रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।